हाय फ्रेंड्स, यू आर वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखो, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया इंदौर। देखो, आयोग के विज्ञापन क्रमांक 7/2017 दिनांक 12/12/2017 के अंतर्गत आयोजित सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2017 के विषय भूगोल के प्रश्न पत्र की परीक्षा दिनांक 21/6/2018 के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों की प्रावधिकी उत्तर कुंजी परीक्षा परिणाम बनाने के पूर्व आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है। ठीक है, तो ये है मध्य प्रदेश का सहायक प्राध्यापक का पेपर हुआ था। तो उसमें भूगोल के क्वेश्चन थे, भूगोल का जो पेपर हुआ था उसकी आंसर की है। तो अब हम इसमें बात करते हैं, क्वेश्चन नंबरों को सॉल्व करते हैं। देखो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का आप सोच रहे होंगे कि सर सबसे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन क्यों सॉल्व करवाता है। देखो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारा बहुत बेनिफिट मिलता है। हमें क्वेश्चनों का पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे मेन बात है ये क्वेश्चन सारे के सारे दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। ठीक है, दिख रहा है आपको बिल्कुल सही। फर्स्ट ऑफ ऑल, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी स्थलाकृतियां पवन अपरदन से बनी हैं? कौन सी स्थलाकृतियां हैं जो पवन अपरदन के द्वारा बनी हुई हैं? तो देखो, पहला ऑप्शन में एस्कर, यार्डन, लॉयस। दूसरे में लॉयस, बालू का स्फूट और लेपिज। तीसरा है भूस्तंभ, छत्रकशिला और यार्डन। चौथा है बरखान, भूस्तंभ और टोम्बोलो। तो देखो, यहाँ पर जो बिल्कुल ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो यहाँ पर यार्डन और लॉयस ये तो पवन द्वारा बनती हैं, लेकिन जो लॉयस है वो पवन के निक्षेपण से बनता है। एस्कर है जो हिमानी द्वारा निर्मित है। उसके बाद लेपिज, लेपिज पवन द्वारा निर्मित नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर भूस्तंभ है, टोम्बोली है, तो ये भी पवन द्वारा निर्मित नहीं है। बरखान है, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है ये, लेकिन ये निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। ये ध्यान रखना, जो बरखान है वो निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ भू आकृतियां दी हुई हैं और दूसरी साइड उनके अपरदन के कारक हैं। इन्हें आपस में मिलाना है कि कौन सा किससे संबंधित है। तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पर सोल्व करने की कोशिश करें, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसके ये टोटल 4 ऑप्शन हैं जो आपको दिख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों मीडियमों में है ये ऑप्शन। तो ठीक है, तो देखो, जो प्राकृतिक तटबंध है वो बहते जल या नदी से संबंधित है, कि नदी द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति है प्राकृतिक तटबंध, आप सभी को पता है। और इसके अलावा जो टारा रोसा है, टारा रोसा किसके द्वारा बनता है? टारा रोसा है जो भूमिगत जल द्वारा बनता है। ठीक है, उसके बाद जो सर्क, सर्क किसके द्वारा बनता है? हिमानी के द्वारा बनता है। और इंसेलबर्ग पवन के द्वारा बनता है। सर्क का ऐसा डायग्राम होता है, ऐसा डायग्राम होता है सर्क का, आपको भी पता है ना। तो सर्क है जो हिमानी द्वारा बनता है। एस्कर है जो किसके द्वारा बनता है? हिमानी द्वारा बनता है। इंसेलबर्ग है पवन द्वारा बनता है। टारा रोसा भूमिगत जल द्वारा बनता है। और प्राकृतिक तटबंध नदियों द्वारा बनता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। आंसर की देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नदी अपरदन से विकसित भू आकृतियों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखो, यहाँ पर ध्यान रखना है, नदियों द्वारा निर्मित स्थलाकृति भी हैं और उन्हें सही क्रम में भी व्यवस्थित करना है। उनका जो क्रम है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है तंग घाटी है, बाढ़ी मैदान है, तलहटी है, मैदान है और डेल्टा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है कि तंग घाटी
तलहटी मैदान, बाढ़ी मैदान और डेल्टा। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है ना, उसमें आप स्टार्टिंग की और लास्ट की या दोनों तो स्पेशल याद कर लो। जैसे नदी द्वारा जो स्टार्टिंग की कलाकृतियाँ हैं उसमें सबसे पहले व्याकार की घाटी बनती है, फिर गार्ज बनता है, फिर वो गार्ज का विस्तृत रूप कैनियन बनता है। सबसे पहले व्याकार की घाटी, व्याकार की घाटी के विस्तृत रूप को गार्ज कहते हैं, गार्ज के विस्तृत रूप को ही कैनियन कहते हैं, और डेल्टा सबसे लास्ट में बनता है। ठीक है, डेल्टा सबसे लास्ट में, गार्ज का मैदान फर्स्ट में। डेल्टा से पहले बाढ़ का मैदान बनता है, यह भी ध्यान है, और तलहटी मैदान उससे पहले बनता है। सबसे पहले गार्ज बनता है, फिर पैडिमांट प्लेन बनता है, फिर फ्लैट प्लेन बनता है, और फिर डेल्टा बनता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शीर्ष दीवार संबंधित है। तो शीर्ष दीवार है जो सर्क से संबंधित है, किससे? सर्क से संबंधित है। उसके बाद ये एक बार इनको पढ़ लो आप, इनको पढ़ लो आप एक बार, फिर मैं आपको हिंदी मीडियम में दिखाऊंगा। तो हिंदी मीडियम में चलते हैं हम। एक साइड भूआकृति दी हुई है, दूसरा अपवर्तन की कारक दी हुए हैं कि किसके द्वारा कौन बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम एक बार यहां देख लेते हैं। जो जूगेन है वो पवन द्वारा बनता है। पोलजे, युवाल, जैसे पोलजे है, युवाल है, ये सारे भूमिगत जल द्वारा बनते हैं। केम है, केम वेदिका है, ये सारी हिमानियों द्वारा बनती है, नहीं हिमानी द्वारा बनती है। केम है, केम वेदिका है, ये सारी हिमानियों द्वारा बनता है। रेपिडस है, वो बहते हुए जल के द्वारा बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है कथनों का परीक्षण करते हुए दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही कथन का चयन करो। क्या है कि कथनों का परीक्षण करते हुए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करो। पहला है हिमोद निक्षेप जनित आकृति है, सर्क एक अपवर्तनात्मक आकृति है, ग्रीष्रंग एक अपवर्तनात्मक आकृति है, और ड्रमलिन एक निक्षेपात्मक आकृति है। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ये 4 ऑप्शन आपके पास, आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्या है? कौन सा सही है। तो देखो ये चारों के चारों कथन बिल्कुल सही है। जो हिमोद है वो निक्षेपात्मक इस्तेमाल करती है, जिसको हम मोरिन बोलते हैं, ध्यान रखना। मोरिन, ये क्या हुआ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट लगा था, तो उसमें उन्होंने एग्जाम को पेपर में क्या किस तरीके से पूछा कि जो हिमोद था उसको मोरिन लिख दिया कि मोरिन निम्नलिखित में से किस प्रकार की इस्तेमाल करती है। तो ध्यान रखना, मोरिन है जो एक निक्षेपात्मक इस्तेमाल करती है। कैसी है? निक्षेपात्मक इस्तेमाल करती है, हिमानी द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक इस्तेमाल करती है। जब आप सविंदर सिंह की बुक उठाओगे और उसको पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको मोरिन पढ़ने को मिलेगा। उसमें इस तरीके का डायग्राम बना होता है, वो इस तरीके से डायग्राम बना होता है, देखा होगा आपने। इस तरीके से कुछ ध्यान आया हो तो बिल्कुल इसी तरीके का डायग्राम बनता है। फिर यहाँ पर बहुत सारा ऐसे होता है ना, ध्यान आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ये क्या है? ये हिमोद का डायग्राम है। ठीक है, सर्क का पता है इस तरीके का रहता है, और ग्रीष्रंग अपवर्तनात्मक आकृति है, ड्रमलिन एक निक्षेपात्मक आकृति है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित करो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं पेडिप्लेन। पेडिप्लेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किंग महोदय ने किया था। पेनिप्लेन शब्द का प्रयोग डेविस महोदय ने किया था। पेनिप्लेन शब्द का प्रयोग क्रिकमैन ने किया था। और इंड्रम और प्राइमारम, ये 2 शब्द हैं, इनका प्रयोग पैंक महोदय ने किया था। देखो पेनिप्लेन शब्द का प्रयोग डेविस महोदय ने किया था, पेनप्लेन शब्द का प्रयोग क्रिकमैन ने किया था, पेडिप्लेन शब्द का प्रयोग किंग ने किया था,
एच प्लेन शब्द का प्रयोग थॉमस ने किया था। किसका? एच प्लेन का। और इंड्रम्फ और प्राइमारम्फ, ये दो शब्द हैं, इंड्रम्फ और प्राइमारम्फ, इन दोनों शब्दों का प्रयोग प्लैंक ने अपने सिद्धांत में किया था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे हट्टन महोदय ने, जेम्स हट्टन महोदय ने कहा था कि प्रेजेंट इज द की ऑफ पास्ट, वर्तमान भूत की कुंजी है। और इसने एक बात और बोली थी कि ना तो भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता और न भूत का पता चलाया जा सकता, न वर्तमान का पता, न भविष्य का पता और न वर्तमान का अंत, ये इन्होंने ही कहा था। ठीक है। क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्राट महोदय ने क्षतिपूर्ति तल की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। लेवल ऑफ कंपेंसेशन कॉन्सेप्ट, बहुत प्यारे प्यारे बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है। आगे आता है कि सुस्थैतिक संचलन का प्रतिफल होता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुस्थैतिक संचलन का प्रतिफल है? स्थल भाग का उत्थान, समुद्र तल का उत्थान एवं दसाव, विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण, नदी धाराओं का निर्माण। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कि सुस्थैतिक संचलन का प्रतिफल होता है समुद्र तल का उत्थान एवं दसाव। ठीक है। भू अभिनति की संकल्पना किसने दी थी? तो भू अभिनति की क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू अभिनति की संकल्पना से संबंधित नहीं है? यहाँ पर कौन है जो भू अभिनति की संकल्पना से संबंधित नहीं है? देखो हाल और डाना, इन्होंने भी जो भू अभिनति की संकल्पना थी उसका प्रतिपादन किया था। होग महोदय भी भू अभिनति की संकल्पना से संबंधित है। सुकर्ट महोदय भी, कौन? सुकर्ट महोदय भी भू अभिनति की संकल्पना से संबंधित है, लेकिन डेविस महोदय भू अभिनति की संकल्पना से संबंधित नहीं है, क्योंकि डेविस महोदय ने अपरदन चक्र का सिद्धांत दिया था। अपरदन चक्र का सिद्धांत किसने दिया था? डेविस महोदय ने दिया था। ठीक है। आगे चलते हैं। वैगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लोरेंसिया एवं गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सा सागर था? तो वो था टेथिस सागर। यार कितना सिंपल पेपर है, मैं सजेस्ट नहीं कर सकता, इतना सिंपल पेपर है, बहुत सिंपल पेपर है ये। तो अभी तक कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जो गलत हो सकता है। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं, पेपर नहीं आना चाहिए यार, इसमें तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है ऐसे पेपर में। उसके बाद है निम्न में से कौन सी स्थलाकृति हिमानी के निक्षेपात्मक स्तर रूप से संबंधित नहीं है? पहला है मेघशिला, हिमौद, ड्रमेलिन और कैम्प। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, मेघशिला। इसको भेड़पीठ शैल भी बोलते हैं। जो मेषशिला है ना, मेषशिला, इसको भेड़पीठ शैल भी बोलते हैं। ये हिमानी के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, और ये स्थलाकृति इस तरीके से होती है कि जब हम उसको दूर से देखते हैं तो इस तरीके से दिखती है जैसे कि कोई भेड़ बैठी हुई हो। क्या हो? भेड़ बैठी हुई हो। तो इसलिए इसको मेषशिला या भेड़पीठ शैल भी बोलते हैं। हिमौद हिमानी के द्वारा निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। ड्रमेलिन भी निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। जो ड्रमेलिन है वो उल्टे नाव के आकार की रहती है, आपने पढ़ा होगा। ड्रमेलिन उल्टे नाव के आकार की दिखने में ऐसे होती है, उल्टे नाव के आकार की रहती है ऐसे, या फिर अंडों के टोकरी के समान दिखती है ड्रमेलिन। ड्रमेलिन कैसी होती है? या तो अंडे की टोकरी के आकार की होती है, या उल्टी नौका के आकार की होती है, या फिर कटे हुए अंडे के समान होती है। ठीक है। उसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन को की पुष्टि नहीं करता है? कौन सा सिद्धांत है या कौन सा साक्ष्य है? यहाँ पर कौन सा साक्ष्य ऐसा है जो महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता? पहला पूरा चुंबकत्व है, दूसरा तापीय संकुचन है, तीसरा ज्वारीय बल है, चौथा सागर नित्तल प्रसरण है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन बी, कि जो तापीय संकुचन का सिद्धांत है, क्या तापीय संकुचन का सिद्धांत वो महाद्वीपीय विस्थापन की प्रतिपुष्टि नहीं करता है। बाकी पूरा चुंबकत्व है, चुंबकीय विसंगति है, ज्वारीय बल है, सागर नित्तल प्रसरण है, प्लेन विवर्तन का सिद्धांत है, ये सारे महाद्वीपीय विस्थापन की प्रतिपुष्टि करते हैं।
देखो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वैगनर महोदय ने दिया था और उन्होंने बताया था कि जो स्थलखंड है वो स्थिर नहीं है, वो अभी भी गति कर रहे हैं। और उन्होंने साक्ष्य के आधार पर बताया था पूरा चुंबकत्व है, चुंबकीय विसंगति है, ज्वारीय बल है, सागर नितल प्रसरण है, जिग्सा फिट है। ठीक है, इनको नोट नहीं करना है, केवल आपको पढ़ना है। आगे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी काष्ठ स्थलाकृति का निक्षेपात्मक रूप नहीं है। कौन सी स्थलाकृति है जो काष्ठ स्थलाकृति नहीं है? पहला है स्टेलेक्टाइट है, स्टेलेग्माइट है, केव और कैनर्स है और लेपीज है। तो देखो यहाँ पर स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, कंदरा एवं गुफाएं, ये तीनों की तीनों निक्षेपात्मक स्थलाकृति हैं, लेपीज अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। आपने पढ़ा होगा इस तरीके का डायग्राम बनता है इसका लेपीज का, इस तरीके का, इस तरीके का डायग्राम था लेपीज का। सविंदर सिंह की बुक में दिया हुआ डायग्राम। उसके बाद आता है भू आकृति विज्ञान में प्राइमारफ एंड ड्रम्फ शब्दावली का प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था पेंक महोदय ने। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि पेंक महोदय ने दो शब्दों का प्रयोग किया था, प्राइमारफ और इंड्रम्फ। प्राइमारफ क्या होता है कि जब किसी भी स्थान पर कोई भी स्थल रूप का निर्माण होता है तो उससे जो पहले का होता है, जैसे आज पर्वत है, आज पर्वत है, तो जब पर्वतों का निर्माण हुआ था उससे पहले का जो स्थान है, जब पर्वतों का निर्माण हुआ था उससे पहले के जो स्थान है उनको तो प्राइमारफ कहते हैं। और जब उन पर्वतों का अपर्दन हो चुका है बिल्कुल, और उसके बाद जो समतल मैदान बनता है उसको इंड्रम्फ कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंड्रम्फ बोलते हैं। तो किसी भी स्थलाकृति के निर्माण से पूर्व का स्थान प्राइमारफ कहलाता है, और उस स्थलाकृति का जब पूर्ण रूप से अपर्दन हो जाता है उसके बाद जो स्थल मैदान बचता है उसको इंड्रम्फ कहते हैं। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से कौन स्थलाकृति पवन के अपर्दनात्मक रूप से संबंधित नहीं है? इनसे वर्ग है, बरखान है, तो बिल्कुल सही है बरखान। बरखान है जो पवन के द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृति हैं, जैसे अनुदैर्ध्य स्फूत है, अनुप्रस्थ स्फूत है, बरखान है जो अर्धचंद्राकार के रूप का होता है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे पवन द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं, आपको मिलाना है कि कौन सा किससे संबंधित है। सबसे पहला है अवतलन सिद्धांत, डार्विन महोदय ने दिया था। ये किससे संबंधित है? ये प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित है। स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस महोदय ने दिया था, ज्वार भाटा से संबंधित है। हिमनद नियंत्रण सिद्धांत डेली महोदय ने दिया था, प्रवाल भित्ति से संबंधित है। और वायव्य राशि परिकल्पना कांट महोदय ने दिया था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। इसको आप नोट कर लेना। अवतरण का सिद्धांत डार्विन महोदय ने दिया था, प्रवाल भित्ति से संबंधित है। स्थैतिक तरंग सिद्धांत हैरिस महोदय ने दिया था, ज्वार भाटा से संबंधित है। हिमनद नियंत्रण सिद्धांत डेली महोदय ने दिया था, प्रवाल भित्तियों से संबंधित है। और वायव्य राशि परिकल्पना कांट महोदय ने दिया था, जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। उसके बाद आता है भारतीय प्लेट एवं यूरेशियाई प्लेट के मध्य हिमालय पर्वत में निम्नलिखित में से कौन प्लेट सीमा स्थित है? कि भारतीय प्लेट एवं यूरोपियन प्लेटों के मध्य हिमालय पर्वत में निम्नलिखित में से कौन प्लेट सीमा स्थित है? पहला है महासागरीय महाद्वीपीय अभिसरण, दूसरा है अपसरण सीमा, तीसरा है रूपांतरित सीमा, और चौथा है महाद्वीपीय अभिसरण सीमा। तो ये बात बिल्कुल सही है। अब देखो, भारतीय प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट है, यूरोपियन प्लेट एक महाद्वीपीय प्लेट है। ये दो डाउट क्लियर करो कि जो यूरोपियन प्लेट है वो भी एक महाद्वीपीय प्लेट है और भारतीय प्लेट है वो भी एक महाद्वीपीय प्लेट है। तब मैं आपको समझाता हूँ कैसे क्या होता है। देखो, सपोज दैट, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। सपोज दैट ये हमारा क्या है? यूरोप है, ये हमारी यूरोपीय प्लेट है और ये हमारी भारतीय प्लेट है। ठीक है, ये भारतीय प्लेट है, ये यूरोपीय प्लेट है, और इसके जो बीच का ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर क्या है? 33 सागर। अब ये प्लेट एक दूसरे की ओर अभिसरित होती हैं, मतलब एक दूसरे की ओर गति करती हैं। अभिसरण का मतलब होता है एक दूसरे की ओर आना। जब हम कुश्ती नहीं लड़ते और तब आते हैं, आ तू आ, मेरे पास आ, फिर मैं देखूंगा तेरे को, तो वो वाली कंडीशन रहती है। आपस में एक दूसरे की ओर अभिसरित होते हैं, एक दूसरे की ओर आते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे की ओर आते हैं तो
तो ये जो बीच का 33 सागर है, ये वाला जो बीच का 33 सागर है, ज़्यादा ऊपर तक गया है 33 सागर, सॉरी। तो ये बीच वाला जो 33 सागर है, कौन सा, ये वाला जो 33 सागर है, इसका मलबा है, उसके ऊपर क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है दोनों साइड से, और इसका मलबा संकुचित होकर वलित पर्वत का रूप धारण कर लेता है। क्या कर लेता है, वलित पर्वत का रूप धारण कर लेता है। ठीक है। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन बहिर्जात परिक्रम का प्रकार नहीं है। अपक्षय, अपर्दन, निक्षेपण और पटल विरूपण, 3 है ये, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बहिर्जात बल से संबंधित नहीं है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो पटल विरूपण है वो बहिर्जात बल नहीं है। देखो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। पृथ्वी के आंतरिक, पृथ्वी पर 2 प्रकार के बल काम करते हैं। एक तो बात काम करता है बहिर्जात बल, दूसरा होता है अंतर्जात बल। अंतर्जात बल कौन कौन से होते हैं, पटल विरूपण होता है, भूकंप होता है और ज्वालामुखी होता है। बहिर्जात बल कौन कौन से होते हैं, जैसे पवन है, पवन द्वारा अपर्दन, जैसे ये बोल लो, अपर्दन है, अपक्षय और निक्षेपण है, या फिर नदी, पवन, भूमिगत जल, हिमानी, समुद्री तरंग आदि के द्वारा किए गए कार्य, ये किस में आता है, बहिर्जात प्रकार के परिक्रम में आता है। अब क्या होता है कि जो अंतर्जात बल होते हैं, जैसे पटल विरूपण होता है, भूकंप होता है, ज्वालामुखी होता है, इनके द्वारा किसी भी स्थलखंड का या स्थल रूप का निर्माण किया जाता है। जबकि जो बहिर्जात बल होते हैं, जैसे पवन है, नदी है, हिमानी है, फरी हिमानी है, इनके द्वारा जो स्थल रूपों का निर्माण हुआ है उसका अपर्दन किया जाता है। क्या किया जाता है, उसका अपर्दन किया जाता है, उसको मिटाया जाता है। ठीक है। तो आज हम केवल 20 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे। ऐसे इसमें टोटल 200 क्वेश्चन है। हम 10 दिन नहीं लगाएंगे, कल हम 40 से 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास अभी, क्योंकि कल के लिए कंटेंट तैयार करना है, क्योंकि मैं ज्योग्राफी दोनों तरीके से पढ़ा रहा हूँ। मैं ऑब्जेक्टिव और डेस्क्रिप्टिव दोनों तरीके से पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी, तो उसको पढ़ाना बाकी है अभी। तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स देखने के लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय। ध्यान रखना, कल की क्लास में हम कम से कम 50 क्वेश्चन तो पढ़ेंगे। ठीक है।